हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पहले हम पठार आप पहले ही क्लास में पढ़ चुके थे भारत का सामान्य परिचय में कि जो पठार होता है वो सामान्य भूमि से उठा हुआ होता है और ऊपर समतल होता है ऐसे, और इसको हम 300 मीटर से देख सकते हैं। 300 मीटर से ये होता है पठार। अब हम बात कर लें प्रायद्वीप की। जो द्वीप होते हैं वो समुद्र यानी चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, इधर ये जल होता है। लेकिन जो प्रायद्वीप होता है वो 3 तरफ पानी से घिरा होता है। जैसे अपना भारत है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है और इधर अरब सागर है। 3 तरफ से पानी से घिरे हुए भूमि को हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, तो ये अपना प्रायद्वीपीय भारत ये वाला भाग है, ये त्रिभुजाकार है। ऐसे ये त्रिभुजाकार है। हम लोगों को पता है कि पहले ये गोंडवाना लैंड का भूमि था जो आके अंगारा लैंड से चिपक गया था। यानी प्रायद्वीपीय भारत जो है भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हम प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ेंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है ये गुजरात और ऐसे राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। यानी पहले लिखते हैं अरावली पर्वत। अरावली पहाड़ियाँ भी लिख सकते हो और पर्वत भी। इसका विस्तार जो है वो गुजरात और फिर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। इसका मुख्यतः जो विस्तार है ये 4 प्रदेशों में है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर है और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम शिखर है, यानी सब पर्वत है। ये विश्व का पर्वत है। ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, तो ये भारत का भी सबसे प्राचीन पर्वत होगा। और अगर बात की जाए गुरु शिखर की ऊंचाई की, यानी इस पर्वत के सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। ये पॉइंट पूछ लेता है कभी कभी। और जो पूरा अरावली पर्वत हुआ और ये अवशिष्ट है। अवशिष्ट मतलब ये सबसे प्राचीन है, तो ये बूढ़ा भी है, मतलब जैसे प्राचीन होते होते तो ये कट गया है। यानी इसका अवसाद, यानी अवसाद के रूप में बचा हुआ भाग है। जो पर्वत था मेन वो मुख्यतः अब उसके अवशेष हैं, मतलब ये अवशिष्ट है। अवशिष्ट पर्वत यानी कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। ये जो मतलब बचा हुआ भाग है। और अगर ये पूरे अरावली पर्वत की लंबाई की बात की जाए, वैसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी बेसिक जानकारी है, 800 किलोमीटर जो है इसकी पूरी लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी गुजरात से लेकर और दिल्ली तक की लंबाई 800 मीटर है। वैसे बेसिक जानकारी है, आप लोग याद रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये मुख्य रूप से
उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो भागों में, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहना। विंध्यांस पर्वत, विंध्यांस, या तो जो ये है ये उत्तर भारत को और दक्षिण भारत से अलग करता है। यानी एक तरह से सीमा बनाने का काम करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देता है। और जो इसका सबसे ऊंचा अगर चोटी की बात की जाए तो कालू मार चोटी है। ये कालू मार चोटी जो है वो विंध्यांस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। इसी का दूसरा नाम सद्भावना पर्वत है। सद्भावना, इसका दूसरा नाम कालू मार पर्वत का दूसरा नाम हो जाएगा सद्भावना पर्वत। ये सद्भावना पर्वत इसका दूसरा नाम। और इसकी दो चोटियाँ प्रमुख है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। भानेर की, भानेर जो है, भानेर की चोटी। और हाँ, ये मुख्य रूप से जो विंध्यांस पर्वत है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश। और भानेर, भानेर ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरी जो है कैमूर की, कैमूर, कैमूर जो कैमूर की स्थित है वो मध्य प्रदेश यानी एमपी प्लस बिहार में भी है। ये दो राज्यों में है स्थित। ये हो जाएगा आपका विंध्यांस पर्वत। विंध्यांस पर्वत के बाद हम पढ़ते हैं सतपुड़ा। जो सतपुड़ा है वो विंध्यांस के इस तरफ स्थित है यानी दक्षिण में स्थित है। और वो पर्वत एक श्रेणी में ना होके 3 टुकड़ों में है। ये भ्रंश पर्वत है। पहले हम समझते हैं भ्रंश पर्वत क्या होते हैं। भ्रंश पर्वत वह पर्वत होते हैं जो जैसे जो नदियाँ होती हैं बह रही होती हैं और उनकी घाटियाँ दब जाती हैं ऐसे, और यहाँ की जो भूमि होती है वो ऐसे उभर जाती है। यानी दूसरा चित्र बनाते हैं। यानी नदियाँ, ये समतल भूमि थी और यहाँ पर ये दब गई ऐसे, और यह ऐसे। तो जो ये होगा ये भ्रंश शिखर होगा यानी भ्रंश पर्वत होगा। ये क्या होगा? भ्रंश पर्वत। और ये क्या जो दब गई वो क्या कहलाएगी? भ्रंश घाटी। ये क्या कहलाएंगी? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। भ्रंश पर्वत यानी विश्व का सबसे प्राचीन पूछे तो आपका अरावली, और पूछे भारत का भ्रंश पर्वत तो सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है वो ये पहली पहाड़ी, इधर हम बना देते हैं इन तीनों पहाड़ियों को, ऐसे 3 पहाड़ी से मिलकर बना है। जो पहली पहाड़ी हो जाएगी वो राजपीला या पाली या राजपीला, ठीक है। और दूसरी जो पहाड़ी है वो महादेव पहाड़ी हो जाएगी, महादेव। और ये मैकाल पहाड़ी। जो सतपुड़ा पर्वत हम पढ़ रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत एक श्रेणी में ना होके 3 श्रेणियों में विभक्त है। पहला राजपाली, महादेव और मैकाल। जो महादेव पर्वत श्रेणी है इसमें एक
पर्वत स्थित है? धूपगढ़ पर्वत। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। और साथ में ही धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, धूपगढ़ की ऊंचाई। ये महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। और जो मैकाल पर्वत है इसी में एक अमरकंटक पर्वत स्थित है। इसमें कौन सा पर्वत? अमरकंटक पर्वत स्थित है। अमरकंटक पर्वत से जो सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है, यानी सोन नदी, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलती है। और क्या साथ में? एक सोन नदी, ये भी मैंने बताया था, सोन नदी और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती हैं। भ्रंश घाटियों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियों के नाम। तो जो ये भ्रंश यहाँ पर है अमरकंटक पर्वत, यहाँ से नर्मदा नदी निकल के इस तरफ ऐसे चली जाती है, ये अरब सागर में गिर जाती है। तो फिर ये जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है। और साथ में ताप्ती, इसको आप लोग नोट करते रहना। हम इसको साफ कर देते हैं। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि विंध्यास और सतपुड़ा के मध्य यानी बीच में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी तो नर्मदा नदी हो जाएगी ये। और देखिए जो अपना भारत है और यहाँ पर गुजरात का कुछ क्षेत्र और राजस्थान मुख्य रूप से हुआ, थोड़ा बहुत पंजाब वगैरह का क्षेत्र ले करके ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर क्या है? मरुस्थल स्थित है। थार का मरुस्थल, आप लोग नाम तो खूब सुने होंगे। ये राजस्थान और थोड़ा बहुत गुजरात में आ जाता है। तो ये मुख्यतः जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल भी पढ़ लेते हैं, ये भी प्रायद्वीपीय भारत में ही आ जाता है। थार का मरुस्थल, जो मरुस्थल है ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत प्लस किसमें? पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर जो होता है तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर रेत और ये कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल। शीत मरुस्थल जैसे लेह लद्दाख का हुआ, और ये गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल होने की वजह से ये जो है इसका निर्माण वो बालुओं से हुआ है। तो बालू से होने की वजह से यहाँ पर जैसे धूप लगती है तो बालू बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है, और जैसे धूप हटती है तो बालू बहुत जल्दी सूख जाता है। ये जो है या अरावली, ये पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी अरावली के पश्चिम में स्थित है। थार का मरुस्थल किधर स्थित है? पश्चिम में। भारत के मरुस्थल को ऐसे भी पेट वगैरह में आ सकता है कि भारत के मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, तो थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्य रूप से फैलाव है वो राजस्थान में है, राजस्थान में, और वैसे गुजरात में भी थोड़ा बहुत।
पंजाब में भी इन मतलब पंजाब हुआ और हरियाणा हुआ, इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य रूप से ये राजस्थान में फैला हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला लेक्चर आएगा, उसमें पूर्ण रूप से हम प्रायद्वीपीय पठार को लगभग समाप्त कर चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर किया कीजिए।